हमने प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर कडमले के बारे में डिस्कस किया था। उसमें मैंने एक एक्सऑर डिस्टेंस की बात की थी दो नोड के बारे में, तो वहीं से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर हम पेस्ट्री पे आते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि कोई नोड है तो bn-1 ये उसके बिट्स हैं। b0 मान लीजिए एक नोड आईडी ये है, दूसरे का नोड आईडी जो है ये है। तो मैंने कहा था इनको हम एक्सऑर करेंगे बिट बाय बिट और उसकी न्यूमेरिक वैल्यू निकाल लेंगे। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसमें हम कह सकते हैं किसी भी b0 को जब हम एक्सऑर करेंगे a0 से, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि a0 जो भी नंबर है और b0 के बीच की दूरी, ठीक है, a0 b0 के बीच में दूरी निकालने के लिए इसमें 2 को जोड़ते हैं और इसको मॉड्यूलो 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक्चुअली एक ही चीज़ है। तो करके देख सकते हैं 0 - 0 + 2 मॉड्यूलो 2 ये आता है 0, 0 - 1 + 2 मॉड्यूलो 2 आएगा 1, 1 - 0 + 2 मॉड्यूलो 2 भी 1 आता है। और अगर दोनों 1 है 1 - 1 + 2 मॉड्यूलो 2 ये भी 0 आता है, ठीक है। ये एक्सऑर को हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमें न्यूमेरिक वैल्यू कंप्यूट करनी है, इसलिए हम इसको पूरे डिस्टेंस को हम इस फंक्शन में लिख सकते हैं। ये भी हमें अब ज़रूरत पड़ेगी जब हम टेपेस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, उस समय पेस्ट्री में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। टेपेस्ट्री एक तरीके से हाइब्रिडाइजेशन है या दोनों का मिलन है, कॉर्ड का और पेस्ट्री का, राउटिंग टेबल्स का, कॉर्ड और कडमलिया का। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a of i - b of i + 2 मॉड्यूलो 2, ठीक है, इंटू 2 की पावर i की वैल्यू जाएगी 0 से लेकर n-1 तक। तो मैंने क्या किया, ये जो हिस्सा है ये बताता है एक्सऑर वैल्यू को, तो हम बेसिकली यहाँ पे लिख रहे हैं bi XOR ai 2 की पावर i, क्योंकि किसी भी बाइनरी नंबर का अगर कई बिट्स हैं तो उसको हम 2 की पावर i से निकाल सकते हैं। बाइनरी सिस्टम में दिस विल गिव ए डेसिमल वैल्यू, ये डेसिमल वैल्यू देगा आपको, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमको इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको एक और तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब मैं एक ही रिंग की बात करता हूँ, तो अगर मैं उसमें 2 ही नोड हों, तो अगर एक की वैल्यू 0 है दूसरे की वैल्यू 1 है, तो हम इसको मल्टीपल रिंग्स की तरह भी या मल्टीपल कॉर्ड रिंग की तरह भी सोच सकते हैं। तो सबसे पहले जो रिंग बनेगी इस वाले पे बनेगी। तो अगर मैं किसी चीज़ को सर्च कर रहा हूँ तो मैं इस पर्टिकुलर रिंग में मैं पहले ढूंढूंगा 0 और 1 के बीच में, या तो 0 से मैच करेगा या 1 से मैच करेगा, बीच का कोई इसमें वैल्यू है नहीं। टेपेस्ट्री केस में ये दूसरे तरीके से होगा, वहाँ पे एक ही रिंग के ऊपर कई वैल्यू पॉसिबल होती हैं, ये खाली फ़र्क होता है। कडमलिया में 2 ही होती हैं। तो या तो 1 से मैच करेगा, 0 से मैच करेगा, जिससे भी मैच करेगा मैं उस वाले रिंग पे जाऊँगा। फिर अगले वाले से मैं दूसरी रिंग को सर्च करूँगा, यहाँ पे भी 0 और 1 के लिए होगा, जिससे मैच करेगा मैं उस पे जाते जाऊँगा, ठीक है। इस तरीके से एक एक करके मैं किसी भी डिस्टेंस को, 2 के बीच में डिस्टेंस को निकाल सकता हूँ। कौन मेरे सबसे नज़दीक है उसको पता कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली वही चीज़ है कि पहले मैंने आधे स्पेस को इधर पार्टीशन किया, आधे इधर को किया, और मैं अपने राउटिंग टेबल में एक एक करके इस तरीके से मूव करते जाऊँगा। तो ये कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा जब हम टेपेस्ट्री में आएंगे। तो बाइनरी रिंग को हम की जगह वहाँ पे हम लोग ऑक्टल
या हेक्साडेसिमल रिंग्स को हम यूज़ करेंगे उधर। तो पेस्ट्री के अंदर भी हम हेक्साडेसिमल नंबर को सही में एग्जांपल पहले शुरुआत करता हूँ। इसका ऑक्टल अरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है या बेस कोई और बेस वैल्यू लेकर भी हम उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ रूट नोड की डेफिनेशन पेस्ट्री में, पेस्ट्री पे आते हैं। ये पिछली बार जो थोड़ी चीज़ छूट गई थी मैंने उसके बारे में बताया था। पेस्ट्री एक और प्रोटोकॉल है, इसमें भी सारे नोड को हम लोग सर्कल में ही मानते हैं। इसमें मेन चीज़ है कि सारे नोड हम ये मान रहे हैं सर्कल में अरेंज्ड हैं। तो किसी हैश आईडी का रूट नोड क्या होगा? तो अगर हैश आईडी कहीं पर भी है, जैसे यहाँ पर हैश आईडी है, तो इसके जो भी सबसे नज़दीकी नोड होगा किसी भी दिशा में, तो ये सबसे नज़दीक है, तो ये रूट हुआ हैश आईडी का, ठीक है, ये रूट नोड हो गया। कई बार ऐसा पॉसिबल है कि हैश आईडी बिल्कुल बीच में ही पड़ता है, तो ये रूट नोड भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो उसमें हम जो छोटे वाला है उसको मान सकते हैं, लेकिन ये कंसिस्टेंटली सारे नोड्स को इस चीज़ को मानना होगा। ये रूट नोड हो जाएगा हैश का, अगर ये दोनों तरफ से ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर हैं तो, ठीक है। लेकिन अब कॉर्ड के अंदर भी हम यही कर रहे थे, लेकिन कॉर्ड में हमने थोड़ा डिस्टेंस का डेफिनेशन चेंज कर दिया था। यहाँ पे पेस्ट्रीज के ओरिजिनल प्रोटोकॉल में इस तरीके से लिया है, बट हम कॉर्ड वाले डिस्टेंस को भी यूज़ कर सकते हैं चाहें तो। लेकिन सारे नोड्स को एक ही चीज़ माननी होगी, रूट की डेफिनेशन एक ही होनी चाहिए कंसिस्टेंटली, तभी हम सही जगह पहुँच पाएंगे किसी भी की वैल्यू पेयर को ढूंढने के लिए। बस खाली इस चीज़ को ख्याल रखना है। इसमें एक जो समस्या थी कि कोई भी नोड जब हम कॉर्ड बनाते हैं तो मैंने एक नोड को यहाँ पॉइंट किया, ये नोड को यहाँ पॉइंट किया, इस नोड को यहाँ पॉइंट किया। अब ये नोड पूरी दुनिया में फैले होंगे इंटरनेट के ऊपर, तो मैं मान लीजिए यहाँ कानपुर में हूँ, अगला नोड हो सकता है अमेरिका में कहीं पर हो, कोई और नोड हो सकता है यूके में हो, ये हो सकता है जर्मनी में हो। अब इसमें समस्या ये है कि कौन सा नोड को मैं अपने फिंगर टेबल में रखूँगा, ये मेरे हाथ में नहीं होता है, ये मेरे नोड आईडी पे डिपेंड करता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं होती है। अगर ऐसा हो पाए मैं राउटिंग टेबल बनाऊं जो कि लॉगरिथमिक पार्टीशनिंग करे, लेकिन मेरे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो किसी एंट्री को रखने के लिए, जब मैं जैसे ये स्पेस लेता हूँ, यहाँ से जब मैं इसको रख रहा हूँ, ये चॉइस मेरे हाथ में नहीं है, ये चॉइस मेरे करंट नोड आईडी के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे ये सारे जितने नोड्स यहाँ पर हैं उनमें से किसी एक को चूज़ कर पाऊँ जो कि फिज़िकली मेरे नज़दीक हो या जहाँ तक पहुँचने में मेरे को समय कम लगे, तो मैं एक एफिशिएंट नेटवर्क को बना पाऊँगा। तो इसलिए फिर पेस्ट्री के बारे में ईजाद किया गया। पेस्ट्री में जो नोड आईडी जो होंगे आपके राउटिंग टेबल में जो पॉसिबल यूज़ किए जा सकते हैं, वो करंट नोड आईडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे करंट नोड आईडी पे डिपेंडेंट थे, उस वजह से हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत, एक ही पॉसिबिलिटी रह जाती थी हमेशा, और वो यूनिक पैटर्न होता था। अब मेरे पास एक से ज़्यादा को मैं रख सकता हूँ। अब हम फिज़िकल जो प्रॉक्सिमिटी है, राउंड ट्रिप टाइम है, उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको ये भी नोट करना चाहिए कि जो हमने कडेमलिया में क्या किया था, मैंने न्यूमेरिकली क्लोज, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है राउटिंग टेबल में डालने के लिए, तो मैं न्यूमेरिकली क्लोज वैल्यू को मैंने बोला था कि हम जो एक्सऑर करके जो आता है कम डिस्टेंस वाले को हम रखेंगे। उसकी जगह पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम कई ऑप्शंस में से उसको रखेंगे जो जहाँ तक मेरे को पैकेट भेजने में मेरे को सबसे कम समय लगता हो। ये हम एक्चुअली एक पिंग मेज़रमेंट होता है उसके थ्रू कर सकते हैं। हम पैकेट भेजते हैं, पिंग बोलते हैं हम उसको, ये पैकेट जाता है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल होता है उसके थ्रू। अब वो पैकेट वहाँ जाके फिर लौट के वापस आता है और मेरे को टाइम पता चल जाता है कि टोटल टाइम कितना लगा पैकेट को जाने और आने में। इसे बोलते हैं राउंड ट्रिप टाइम डिले। इसका आधा वहाँ तक जाने का टाइम है। तो मेरे पास अगर कई ऑप्शंस हैं, सबके राउंड ट्रिप टाइम डिले को मैं मेज़र कर सकता हूँ और छोटे सबसे छोटे वाले IP को रख सकता हूँ। तो उसमें मेरे को एडवांटेज है, अगर मेरे को कई हॉप लेने हैं इस तरीके से, तो हर बार ये जो टाइम है इसको मैंने कम से कम किया है। तो मेरे को जब मैं ढूंढने जाता हूँ किसी चीज़ को, मेरे को टाइम कम लगेगा उसके रूट नोड तक पहुँचने के लिए।
कॉर्ड के केस में ये पॉसिबल है, यहाँ पर थे और अगला नोड मालूम पड़ा अमेरिका में है, उसका अगला नोड दिल्ली में है, उसका अगला नोड यूके में है, उसका अगला नोड फिर अमेरिका में है, उसका अगला नोड फिर दिल्ली में है, फिर उसके अगला नोड यहाँ पर है और ये मेरा रूट नोड है। तो मेरे को ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इसमें, ठीक है। तो कॉर्ड के अंदर ये जो इनएफिशिएंसी थी इसको हमने पेस्ट्री में रिमूव किया है। सो पेस्ट्री में टेबल बनाई कैसे जाती है पहले ये देखते हैं। पेस्ट्री में 2 टेबल होती हैं, एक टेबल नहीं होती है, क्योंकि पेस्ट्री में रूट नोड की डेफिनेशन हमने यही रखी है कि ये जो क्लोजेस्ट वाली, तो इसलिए हम क्या करते हैं पेस्ट्री में 2 टेबल मेंटेन करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग लीफ सेट और एक को बोलते हैं राउटिंग टेबल। 2 चीज़ें कही जाती हैं इसके अंदर। तो लीफ सेट क्या होता है? लीफ सेट या नेबर्स जो हैं, जैसे अगर मैं इस नोड की बात करूं, मैं इस नोड की बात करता हूं, तो इसके लीफ सेट में ये वाला नोड और ये वाला नोड होगा। अगर मैं लीफ सेट में 2 ही नोड अलाउ करता हूं, मैं लीफ सेट में 4 भी अलाउ कर सकता हूं, उस केस में अगले 2 और पिछले 2 दोनों को रखूंगा, तो अब ये 4 लीफ सेट हो गए। लीफ सेट जनरली हम लोग ज़्यादा नोड रखने की कोशिश करते हैं, अंदाजन 8 कम से कम या 16 कोशिश करेंगे, तो 8 आगे वाले और 8 पीछे वाले उस सर्कुलर स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इसमें होंगे मान लीजिए 16 अगर मैं लीफ सेट की एंट्री रखता हूं, तो 8 प्रेडिसेसर होंगे, मतलब पीछे वाले नोड, और 8 सक्सेसर होंगे, आगे वाले नोड, ठीक है। अब आरटी कैसे बनाएंगे? तो आरटी बनाने में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नोड आईडी को जो बिट में लिखा हो, जैसे 1001 0001 1100 ऐसे करके हम मान लीजिए 256 बिट का या ज़्यादा का, हम आईआईटी कानपुर के अंदर ऑलरेडी एक इस कोर्स को पढ़ाने के लिए उसी के थ्रू ओरिजिनेट हुआ एक प्रोजेक्ट है बृहस्पति। तो हम उसको बृहस्पति 4th जनरेशन सिस्टम कहते हैं। उसमें हम 160 बिट के नोड आईडी को इस्तेमाल करते हैं। नोड आईडी कैसे जनरेट होते हैं मैं अभी आने वाले किसी लेक्चर के अंदर बताऊंगा। इनको हम हेक्साडेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग बृहस्पति के अंदर पेस्ट्री, टेपेस्ट्री या कैडेमिलिया को यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग टेपेस्ट्री वाला सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन उसमें हम लोगों ने एक रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दी है कि हम लोग की राउटिंग टेबल साइज़ छोटी हो जाती है उसके अंदर। तो उसमें कम से कम जो राउटिंग टेबल साइज़ है वो हमारे पास 120 एंट्री की होती है, और अधिकतम जो हो सकती है वो हमारे पास 960 एंट्री की हो सकती है। इसके बीच में कोई भी नंबर ऑफ़ एंट्री हम लोग उसमें रख सकते हैं। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं तो और भी कम कर सकते हो आप। तो बेसिकली हम लोग जब सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा उस समय नेटवर्क के अंदर मोबाइल फ़ोन भी और लैपटॉप भी और एक हाई एंड कंप्यूटर सब लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये चैलेंजेस के बारे में जो कि नोड्स की डिफरेंट कैपेसिटी या वेरिएबिलिटी जो होती है उसकी वजह से आती हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी हम वापस आते हैं पेस्ट्री की राउटिंग टेबल पे। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये हुआ 8 और एक 9, तो 9 लिखेंगे यहाँ पे। हेक्साडेसिमल नंबर में लिखना है। हेक्साडेसिमल में होता है 0 1 2 3 4, इस तरीके से आगे तक जाएंगे। 9 के बाद होता है A, इसका मतलब हुआ 10, B होता है 11, C, और F हुआ 15, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि मेरे पूरे के चारों बिट को मैं न्यूमेरिक कोड में इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर इस ऑल 1 है मेरे पास 1 1 1 1, तो ये F होगा, ठीक है। ये होगा 1 1 1 1 बाइनरी में जब लिखेंगे, ठीक। तो ये हुआ 9, अगले वाला हुआ 1, ये हुआ 8 और 4 12, 12 का मतलब होता है C, ठीक है। ये हुआ हमारे पास E। तो ये नोड आईडी है जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये नोड आईडी हुआ 91CE, ठीक है। तो हर नोड का इस तरीके से हेक्साडेसिमल के अंदर हम लोग नोड आईडी लिख सकते हैं। तो
हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू हम इसकी राउटिंग टेबल का कैसे स्ट्रक्चर होगा वो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेस 16 नंबर या हेक्साडेसिमल नंबर में हमने सारे नोड आईडी को अरेंज करना है। और ज़रूरी नहीं कि हम हेक्साडेसिमल यूज़ करें, हम ऑक्टल भी यूज़ कर सकते हैं, बेस 4 भी यूज़ कर सकते हैं, क्वाटरनरी भी। तो अभी हम आते हैं इस पे। तो हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये नोड आईडी हैं, ABCD एक है, 00F2 है, 1234 है, 2300, 2302, 1523, 9236। मान लीजिए हम ये नोड आईडी ले लिया हमने। अब ये नोट करिएगा, ये है 32 बिट के नोड आईडी, क्योंकि हर कैरेक्टर जो है 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो 0 to 31 नंबर को ही बेसिकली रिप्रेजेंट किया है इसमें। 0 to 31 ये ये है 32, ये 16 बिट का हुआ, 4 बिट एक कैरेक्टर में 16 बिट। तो हमारा जो रेंज है 2 की पावर 16 माइनस 1, ये नोड आईडी की रेंज होगी, जो कि 0 to 31 नहीं है, ये कहीं ज़्यादा बड़ी है, ये ना 65,000 कुछ होना चाहिए। तो हम एक नोड को लेते हैं और उसको हम अब इसमें एक लीफ सेट हमको बनाना है और एक राउटिंग टेबल बनाना है। तो राउटिंग टेबल जैसे हम लेते हैं 00F2, इसकी राउटिंग टेबल क्रिएट करते हैं। तो इसकी राउटिंग टेबल जनरली इस तरीके से ऑर्गेनाइज की जाएगी। इसमें हम चूंकि 4 निबल, हर इस कैरेक्टर को हम निबल बोलते हैं, 4 बिट के सेट को निबल कहा जाता है। ठीक है, निबल का मतलब 4 बिट का कॉम्बिनेशन। अगर 8 बिट का होता है तो हम उसको बोलते हैं बाइट, बाइट या कई बार उसको ऑक्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि 4 होते हैं इसमें। ठीक, तो 4 निबल हैं, तो जितने निबल हैं हमारे नोड आईडी में उतने हम कॉलम क्रिएट करते हैं इसमें। तो इस कॉलम के अंदर अब जो टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं एक निबल की, वो हैं टोटल हमारे पास 16, 0 से लेकर F तक। एक निबल तो यहाँ पर है, तो इसके अलावा मैं यहाँ पर 15 और निबल की एंट्री मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, 2 कुछ भी हो सकता है, 3, 0 ऑलरेडी यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए मैंने 1 से लेकर 0 के बाद 1 आता है, 2, 3 F तक जाएगा, F के बाद फिर 0 आ जाता है। जो भी कोई भी नोड जो इनसे मैच करता है उनकी एंट्री को यहाँ पे रख सकते हैं। अब किसी एंट्री के अंदर एक से ज़्यादा नोड मैच हो जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 2, 3, 0, 0, 2, 3, 0, 2, 2 हमारे पास पॉसिबल मैचेस हैं जो कि हम इस जगह पे रख सकते हैं। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम दोनों को पिंग भी टेस्ट करेंगे। हम एक पैकेट भेजेंगे जो लौट के वहाँ तक जाएगा और लौट के वापस आएगा, और उसका टाइम मेजरमेंट करेंगे, और जो सबसे नज़दीक होगा मैं उस वाले नंबर को रखूँगा वहाँ पर। इससे मैं टाइम को बचा पाऊँगा किसी भी क्वेरी को सर्च करने के लिए या किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए इस DHT नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो हम इस तरीके से रखेंगे। तो हम इसको देख लेते हैं हम किस चीज़ को रख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 0 के 1 से कोई एंट्री यहाँ शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, और एक ही ऑप्शन है तो मेरे को उसी को ही रखना पड़ेगा, मेरे पास और कुछ है नहीं। 1, 2, 3, 4। अब 2 से देखना है मेरे को, 2 से कौन कौन है। 2 से मेरे पास 2 ऑप्शन है, 2, 3, 0, 0, 2, 3, 0, 2। तो मान लेते हैं 2, 3, 0, 0 शायद मेरे पास है। अगर मैं उसका पिंग टेस्ट करता हूँ तो 2, 3, 0, 0 को रख लेंगे। 3 से कुछ है इसके अंदर, 3 से कुछ नहीं है तो खाली जाएगा, सो ब्लैंक एंट्री होगी। 4 से भी कुछ नहीं है इसके अंदर, 5 से भी कुछ नहीं है, 6 से भी कुछ नहीं है, वो सारी एंट्री खाली होती जाएंगी। 7 से भी नहीं है, 8, 9 से है, सो 9, 2, 3, 6 को यहाँ रखेंगे। ठीक है, 9 के बाद आता है A, तो A, B, C, D को यहाँ रखेंगे, ये भी एक ही पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा और तो
हाँ, पहले वाले में 1 2 3 4 लिया है तो 1 5 2 3 भी है, तो हम ये मान लेते हैं 1 2 3 4 में पहुंचने में टाइम कम लगता है। ऐसा पॉसिबल है नेटवर्क में कि ए से बी तक पैकेट को जाने में टाइम अलग लगे और बी से ए को आने में टाइम अलग लगे, ये पॉसिबल होता है। लेकिन चूंकि हम टेस्ट जब करते हैं, ए बी को पैकेट भेजता है, बी उसको वापस भेजता है, राउंड ट्रिप टाइम होता है, उसको डिवाइड बाई 2 करके टाइम ऑफ ट्रेवल मिलता है। तो जनरली बी टू ए और ए टू बी कॉस्ट हमेशा सिमेट्रिक होंगी, ठीक है, या टाइम डिले सेम होता है रफली। बट ये मैटर नहीं करता, कोई भी नंबर रखा जा सकता है, लेकिन जब ये टाइम को हम कम करने की कोशिश करते हैं, हम नेटवर्क को ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, नेटवर्क में कम समय लगेगा चीज़ों को ढूंढने के अंदर। तो ये राउटिंग टेबल इसकी बनी। अब दूसरी टेबल पे आते हैं। दूसरी में सब ज़ीरो होंगे, अब हम सेकंड वाले बिट के कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे। तो 0 1 अब यहाँ पे कुछ और ऐसा है नहीं, हम एक और नोड बना लेते हैं 0 3 F4, ठीक है। एक हम 0 0 A2 भी कर लेते हैं, 0 0 F3 भी कर लेते हैं। ये और नोड मैंने थोड़े जोड़ दिए। तो अगले वाले में जब आएंगे तब हमारा पहला बिट, यहाँ पे जितनी भी एंट्री होंगी सबका पहला वाला जो बिट होगा, पहला वाला जो निबल होगा वो 0 ही होगा हाईएस्ट ऑर्डर के अंदर, और कुछ नहीं हो सकता है। तो इसमें इस वाले में आने के लिए कैंडिडेट हमारे पास खाली ये बचे, लेकिन मैं ऑलरेडी 0 0 है मेरे वाले नोड आईडी को, तो मैं 0 वाले तो यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो ये वाले हमारे अब हमारे कैंडिडेट नहीं रहेंगे 0 वाले, ठीक है। तो ये दोनों कैंडिडेट नहीं रहे, ये ऑलरेडी करंट वाला नोड है, तो 0 3 F4 ही खाली मेरे पास एक ऑप्शन बचता है। तो 0 1 से कुछ है नहीं, तो खाली रह जाएगा 0 1 वाला, ठीक है। तो इसको मैं पहले बता देता हूँ कि कैसे होना चाहिए। ये होना चाहिए 0 1 XX, 0 2 XX, जो भी इससे मैच कर जाए। XX का मतलब कुछ भी हो सकता है, जो बेसिकली अगर कई ऑप्शन है, जो सबसे कम टाइम जिसको लगता है आप हमेशा उसको चूज़ करो। तो हमारे पास खाली रहेगा 0 3 F4, और कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई और एंट्री है नहीं इसमें, ठीक है। तो 0 4 से कुछ भी नहीं है, 0 5 से भी कुछ नहीं है, तो बाकी और कोई एंट्री नहीं होगी, बाकी सब डैश डैश हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद आता है तीसरे कॉलम के अंदर जब पहुंचते हैं 0 0 F2 के लिए, तो यहाँ पे होगा 0 0 रहना चाहिए, F के अलावा बाकी सारे वैल्यूज़ में से एक को रखना है हमको। तो F के बाद आता है 0, तो हम 0 0 0 X को रख सकते हैं, इस तरीके से 0 0, इनमें से जो भी मैच करता है उसको रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि 0 0 से शुरू होती हो, नहीं हमारे पास है 0 0 A2 और 0 0 F3, ये दोनों को यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन F तो इससे मैच करता है, तो F वाले को नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे होंगी अब हम रखेंगे खाली 0 0 A2, A F से डिफरेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरे वाला F में आता है, तीसरे वाले में 0 0 F, और उसके बाद बाकी सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उनको रखना पड़ेगा 2 के अलावा। तो 0 0 F3, 0 0 F4, 0 0 F5, सो ऑन F1 तक जाएगा, ठीक है, F0 F1। तो इसमें बाकी ये नोड तो है ही नहीं, हमारे पास 0 0 F3 है, तो खाली उसको रखेंगे और बाकी को हटा देंगे। राउटिंग टेबल को इस तरीके से पॉपुलेट किया जाएगा, और हर बार जब एक से ज़्यादा ऑप्शन होगा तो उसमें से उस नोड को पिक करना है जहाँ तक पहुँचने में टाइम सबसे कम लगता हो। ये हुआ राउटिंग टेबल 0 0 F2 का। तो लेकिन अगर मैं इसके थ्रू राउटिंग करना है, मेरे को किसी चीज़ को ढूंढना है मान लीजिए, तो मैं कैसे करूँगा, ठीक।
तो मेरे को मान लीजिए किसी एक वैल्यू को ढूंढना है कि 00F5 मान लीजिए हमारा की है, हमारा हैश आईडी है, इसको कैसे ढूंढेंगे यहाँ पे। तो मैं अगर 00F2 पे जब भी क्वेरी आएगी, हम एक एग्जांपल करेंगे राउटिंग का। 00F हम इसके और इसके बीच में निबल्स को मैच करेंगे हाईएस्ट ऑर्डर की तरफ से। 00F मैच करता है इसके साथ, तो मेरे को जाना पड़ेगा चौथे कॉलम में। चौथे कॉलम में 00 से F से मैच होने वाले एंट्रीज हैं, ठीक है। अगर वहाँ एंट्री नहीं है तो फिर मेरे पास ही मैं ही रूट नोड हूँ, उसके अलावा और कोई रूट नोड हो नहीं सकता है, ठीक। लेकिन रूट नोड हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। मैंने बताया था पेस्ट्री के अंदर रूट नोड इस तरीके से डिसाइड होता है। तो हम कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके राउटिंग पहले इससे करें। जब इसके बाद ये पॉसिबल नहीं होता है तो हम लीफ सेट वाली टेबल को यूज़ करेंगे ये पता करने के लिए कौन सा नोड मेरे सबसे नज़दीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और वहाँ से हम रूट नोड पे पहुँचेंगे और उसको वो क्वेरी को रिजॉल्व करेगा। तो इसकी वजह से मेरे को टाइम कम लगेगा, अधिकतर जो लंबी दूरियाँ जो तय करनी है वो यहाँ से कर ली जाएंगी। फिर उसके बाद वो अपने आसपास के नोड से ही बात करेगा। वो फिजिकली आसपास नहीं है, वो न्यूमेरिकली आसपास है। यहाँ पे मैं डिस्टेंस को मिनिमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बाद में फिर टेपेस्ट्री को बनाया गया था। सो टेपेस्ट्री में एक तरीके से हम लोग कॉर्ड डिस्टेंस को ही यूज़ करते हैं, बट वो कॉर्ड के एक रिंग नहीं है, मल्टीपल हायरार्किकल रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो हम ये 00F5 को सर्च करना है, 00F3 को देंगे। 00F3 उसके बाद फिर अपनी लीफ सेट को यूज़ करेगा ढूंढने के लिए कि और कोई नोड तो नहीं है जो 00F5 के पास में हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो अपने उसमें देखेगा तो 00F3 जो मान लीजिए यहाँ पर है, तो उसके बाद होगा 00, उससे पहले होगा 00F2, उसके बाद होगा 00F3 के बाद जो नोड होना चाहिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 00 से और कोई नोड नहीं है। फिर हम 01, ये होगा 1 2 3 4, ठीक है। न्यूमेरिकली जब देखेंगे तो 00F5 यहाँ कहीं आता है, ये 00F3 के ज़्यादा नज़दीक होगा न्यूमेरिकल डिस्टेंस में। तो 00F3 उसका बेसिकली एक रूट नोड बन जाएगा और वो अपने पास उस क्वेरी को ढूंढेगा, ठीक है। ये हुआ स्ट्रक्चर जो बनेगा। और अब हम एक एक करके सारे जो नोड्स हैं जो मैंने यहाँ डिस्कस किए थे उनका हम एक्चुअली राउटिंग टेबल बना सकते हैं और लीफ सेट को भी बना के देखते हैं क्या होगा। तो हम आते हैं यहाँ पर, तो मैं फिर से दोबारा से नोड लिख देता हूँ। अब मैं खाली लिमिटेड नोड्स हैं जो बाद में ऐड किए थे उनको नहीं रख रहा हूँ मैं यहाँ। ABCD 00F2 1 2 3 4 तो सबसे पहले हम आते हैं 00F2 के लिए। तो इसमें दो चीज़ें होंगी, एक होगा लीफ सेट और एक होगा राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल तो मैंने पिछली बार पिछले स्क्रीन में आपको टेम्पलेट बता दिया, उसके आधार पे हम राउटिंग टेबल बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि अब वो मैंने जो एक्स्ट्रा नोड ऐड किए थे वो खाली राउटिंग टेबल को समझाने के लिए किए थे, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे जो 3 कॉलम हैं बाद के, ठीक है। पहले कॉलम को छोड़ दें, 3 कॉलम खाली रहेंगे, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। पहले कॉलम में खाली एंट्री होगी, तो एक होगी 1 2 3 4, शायद ये फिजिकली पास है। 1 5 2 3 भी हो सकता है अगर वो फिजिकली, अगर टेम्पोरली बोलना चाहिए,
टाइम के हिसाब से वो पास होगा तो 00F2 से। उसके अलावा एंट्री होगी 2300 की, जैसे पिछली बार किया था। फिर एक एंट्री होगी 9236 की, और उसके बाद एक एंट्री होगी ABCD की। बस ये 4 एंट्री होंगी। लीफ सेट क्या होंगे? लीफ सेट में मान लीजिए हम k की वैल्यू, लीफ सेट में k जो होता है, लीफ सेट का साइज कितना होगा, तो k/2 प्रेडिसेसर और k/2 सक्सेसर। तो यहाँ पर 00F2 को अगर हम सर्कुलरली और अरेंज करेंगे तो अगली वैल्यू आएगी 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद अगली वैल्यू आती है 1 5 2 3 न्यूमेरिकली। और प्रीवियस वाली वैल्यू कौन सी आएगी? प्रीवियस आएगी वैल्यू ABCD, और ABCD से पहले आएगा 9 2 3 6। ये हुआ लीफ सेट। ठीक, तो इसी प्रकार से हम और एक्चुअली राउटिंग टेबल्स हैं उनको भी हम बना सकते हैं। तो मैं बाकी 4 के लिए भी बना के बता देता हूँ एज ए एग्जाम्पल। बाकी फिर आप बचा हुआ खुद भी कर सकते हैं। एक हम अगला नोड लेते हैं 1 2 3 4। तो इसका लीफ सेट होगा, राउटिंग टेबल इसी प्रकार से बनाएंगे। 1 2 3 4 में 4 कॉलम होंगे। तो 1 2 3 4 के अंदर 1 5 2 3 की एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर 2 3 0 0 की एंट्री हो सकती है। ये मान के चल रहे हैं 2 3 0 2 से पास है। इसके अलावा फिर 9 2 3 6 होगा, ABCD होगा, 00F2 होगा। यह होगा इसका राउटिंग टेबल। और लीफ सेट क्या होगा? 1 2 3 4 से ऊपर कौन सा नोड है? 1 2 3 4 के बाद आता है 1 5 2 3, फिर 2 3 0 0, और 1 2 3 से पीछे क्या होगा? 1 2 3 से पीछे होगा 0 0 F2, और उससे पीछे होगा ABCD। ये होगा इसका लीफ सेट। इसी तरीके से हम और नोड्स का भी फाइनली लिख सकते हैं। अब ये देखना है ये बनेंगे कैसे, इसको बनाया कैसे जाएगा सिस्टमेटिकली एक के बाद एक। ठीक है, सो अगले वाले डिस्कशन के अंदर हम इन नोड्स की राउटिंग टेबल्स को रखेंगे। उसके बाद एक नए नोड को जोड़ेंगे और देखेंगे उसका लीफ सेट और राउटिंग टेबल किसी एक बूटस्ट्रैप नोड के थ्रू कैसे होता है और कौन सा राउटिंग रूल कैसे यूज़ किया जाता है। और साथ में ये भी देखेंगे किस तरीके से हम लोग किसी हैश आईडी को एक एक करके एक एक नोड से पास करते हुए कैसे वो अपने रूट नोड तक पहुंचता है, लीफ सेट और राउटिंग टेबल दोनों को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, इसके साथ ही आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।